ऑडियो वन पुस्तक नई दुनिया का अन्वेषण करता कर्मवीर कोलंबस। लेखक ब्रह्मा वर्चस। नई दुनिया का अन्वेषण करता कर्मवीर कोलंबस। 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की बात है कि सन 1491 में संध्या काल के समय एक प्रौढ़ आयु का यात्री अपने छोटे बालक के साथ पालोस स्पेन में एक पहाड़ी के ऊपर बने ईसाई साधुओं के मठ की तरफ जा रहा था। वह किसी बड़ी आपत्ति से बचकर एक लंबी यात्रा करके भूखा प्यासा इस स्थान तक पहुंचा था और इस आशा में था कि उसे मठ में रात्रि के लिए ठहरने का स्थान और कुछ भोजन सामग्री मिल जाएगी। उसका छोटा बालक, जिसका नाम डीगो था, इस प्रकार की कठिन यात्रा के लायक न था और वह बार बार पूछता था कि अभी कितनी दूर चलना है। जब उस यात्री ने देखा कि यह बालक इस चढ़ाई पर थकावट के कारण नहीं चढ़ सकेगा, तो उसने उसे गोद में उठा लिया और स्वयं भी कठिनतापूर्वक पहाड़ी पर चढ़कर मठ के दरवाजे पर पहुंच गए। ला रेबिडा नामक यह मठ संत फ्रांसिस के अनुयायी साधुओं का निवास स्थान था। वे परोपकार में जीवन व्यतीत करते थे और संयोगवश आने जाने वाले अतिथियों का सत्कार करने में भी त्रुटि नहीं करते थे। जैसे ही यात्री ने मठ के द्वार को खटखटाया कि कुछ ही क्षणों में एक वृद्ध साधु ने फाटक के किवाड़ खोल दिए और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। जब यात्री ने अपना उद्देश्य बतलाया तो वह उसे मठ के भीतर ले गया और कमरे में ठहरा दिया। थोड़ी देर में उसने उनके भोजन की व्यवस्था की और कुछ समय बीतने पर दोनों थके मादे बाप बेटा सो गए। प्रातःकाल उनकी भेंट के अध्यक्ष फादर पीरेस से हुई, जो एक वृद्ध और विचारशील विद्वान थे। जब उनको मालूम हुआ कि वह यात्री, जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था और जो एक जहाजी कप्तान और नक्शा बनाने का कार्य करता था, अनेक दूर देशों की यात्रा कर चुका है, तो वे उसके साथ बड़े आग्रह और उत्साह से वार्तालाप करने लगे। वे स्वयं नक्षत्र विद्या और भूगोल के प्रेमी थे और उस जमाने में जहाँ तक संभव था विविध ग्रंथों की महावत्ता से इन विषयों का अध्ययन करते रहते थे। जब उनको मालूम हुआ कि कोलंबस एक साधारण जहाजी नहीं है, वरन एक अन्वेषक भी है और उसकी महत्वाकांक्षा पृथ्वी के अज्ञात प्रदेशों का पता लगाने की है, तो वे बड़े प्रभावित हुए और उसकी सहायता करने को तत्पर हो गए। एशिया के मार्ग की खोज। क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1449 से 1506 जिनोवा, इटली का निवासी था। वह एक सामान्य जहाजी का पुत्र था और बाल्यावस्था में ही समुद्र तथा जलयानों से संबंध रखता था। इसके परिणाम स्वरूप उसमें भूगोल और पृथ्वी के मानचित्रों की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। उस समय तक यूरोप के लोगों को अफ्रीका तक का ही जल मार्ग ज्ञात था। एशिया के चीन और भारत से उनका जो थोड़ा बहुत व्यापारिक आदान प्रदान होता था, वह स्थल मार्ग द्वारा ही होता था। दोनों महाद्वीपों के व्यापारी कुस्तुमतुनिया, टर्की में अपने अपने व्यापारिक माल को लेकर पहुंचते थे और वहीं परस्पर लेन देन होता था। पर जब सन 1453 में तुर्कों ने कुस्तुमतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो वह मार्ग भी बंद हो गया। इसके बाद यूरोप के व्यापारियों में समुद्री मार्ग द्वारा एशिया तक पहुंचने की जिज्ञासा विशेष रूप से बढ़ने लगी। सुएज नहर वाले वर्तमान रास्ते से तो उस समय यात्रा कर सकने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि वहां तो उस समय 100 मील चौड़ा बालू का समुद्र फैला हुआ था। यद्यपि कोलंबस ने पृथ्वी के नक्शे पर एशिया की स्थिति का जो अनुमान किया था, वह गलत था और इसके कारण वह एशिया के बजाय अमेरिका जा पहुंचा। पर उस समय इन बातों की सही जानकारी किसी को न थी, इसलिए एशियाई मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा नामक एक अन्य जहाजी को मिला।
जो कोलंबस की अमेरिका यात्रा के 6 वर्ष पश्चात सन 1498 में अमेरिका का चक्कर लगाते हुए दक्षिण भारत के कोचीन बंदरगाह पर पहुंचा। पर उस समय ये बातें कोरी कल्पना जान पड़ती थीं। विशाल सागर को पार करने वाले लोहे के जहाज तब तक नहीं बने थे और जो लकड़ी के जहाज थे वे जाने हुए समुद्रों में ही 1500 मील की यात्रा कर लेते थे। यूरोप और अमेरिका के बीच में स्थित अटलांटिक महासागर की एक विशेषता यह भी है कि उसमें 3000 मील के फासले में एक भी द्वीप नहीं है। इसलिए अगर कोई जहाज साहस करके कभी समुद्र में 200-400 मील चला भी गया तो भूमि का दर्शन न होने से वापस आ जाता था। कोलंबस ने कुछ प्राचीन भ्रमण वृत्तांतों और समुद्र में बहकर आई लकड़ियों से यह अनुमान लगाया था कि उस समुद्र के पार भी कोई देश अवश्य है। इसी आधार पर वह कई देशों के शासकों से इस बात की प्रार्थना कर चुका था कि यदि उसे 3 साधारण जहाज और कुछ मल्लाह दे दिए जाएं, तो वह उस नए देश की खोज कर वहां की संपत्ति उनको अर्पण कर सकता है। आरंभ में पुर्तगाल के शासक ने उसकी योजना की जांच पड़ताल करके आवश्यक सहायता देने का वचन दिया था। उसके भरोसे वह वहां की राजधानी में ठहरा रहा और विभिन्न पुस्तकों तथा अन्य उपायों से इस विषय में अधिकाधिक खोज करता रहा। इस प्रकार उसे पुर्तगाल में 14 वर्ष व्यतीत हो गए, पर वहां के शासकों की नीयत खराब थी और आज भी वे जिस प्रकार धोखाधड़ी से काम लेते हैं वैसा ही व्यवहार उन्होंने कोलंबस के साथ किया। उन्होंने उसके बनाए नक्शे और गणित की तालिकाएं चुरा ली और उस पर झूठे आरोप लगाकर पुर्तगाल से बाहर न जाने का आदेश दे दिया। वह किसी तरह छिपकर अपने पुत्र डीगो के साथ वहां से निकल सका और आज संयोगवश उसकी भेंट ला रेबिडा के पादरी फादर पीरेज से हो गई, जिसने कुछ घंटे की बातचीत के पश्चात ही उसे सहायता देने का आश्वासन दिया। पर यह कोई सामान्य बात न थी। 3 जहाजों का बेड़ा तैयार करके कई महीने के लिए उसके खर्च की व्यवस्था करना उस युग में भी कई लाख रुपए का काम था। इसके अतिरिक्त उस जमाने में लोग व्यक्तिगत रूप से ऐसा काम करने का साहस कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि निरंकुश शासक किसी समय किसी के पास अधिक संपत्ति देखकर उस पर कब्जा कर सकते थे। इसलिए इस प्रकार की बड़ी योजनाएं राज्य की सहायता से ही संचालित की जाती थीं और उनसे होने वाले लाभ का अधिकारी भी अधिकांश में राजा ही होता था। फादर पीरेज बहुत समय तक स्पेन की साम्राज्ञी इसाबेला का पुजारी रह चुका था और उसे आशा थी कि उसके आग्रह करने पर वह इस कार्य के लिए स्वीकृति दे सकेगी। पर साम्राज्ञी से प्रार्थना करने से पहले वह अपने मित्रों को बुलाकर विचार विमर्श कर लेना चाहता था। इसलिए उसने उसी समय नगर में रहने वाले अपने 2 मित्रों को बुला भेजा। इन 2 व्यक्तियों में से गार्शिया फर्नांडिस एक डॉक्टर था जिसे भूगोल और नक्षत्र विद्या की काफी जानकारी थी। दूसरा पिजोन नाम का एक जहाज का मालिक था जिसका अधिकांश जीवन समुद्री यात्रा में ही बीता था। फादर पीरोज को निश्चय था कि इन दोनों अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से कोलंबस की योजना के संबंध में ठीक निर्णय कर सकेगा। आशा की किरण। जब ये तीनों व्यक्ति एक स्थान पर बैठे तो कोलंबस अपनी योजना को उन्हें विस्तार के साथ समझाने लगा। उसने देखा कि डॉक्टर फर्नांडिस बहुत समझदार और शीघ्र ही समस्या की तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति है। पिजोन एक धनाढ्य व्यवसायी के समान बढ़िया पोशाक पहने था। उसे संसार के सभी जाने हुए देशों का पता था और वह एक आध बार उनकी यात्रा भी कर चुका था। इस प्रकार अनुभवी और जानकार श्रोताओं को पाकर कोलंबस बहुत हर्षित हुआ। उसने अपनी योजना बहुत ही सोच समझकर और नपे-तुले शब्दों में उनके सामने रखी। उसका भाषण वास्तव में बहुत प्रभावोत्पादक था और उसने
शीघ्र ही उन दोनों व्यक्तियों के मन में अपने प्रति सम्मान उत्पन्न कर दिया। जब कोलंबस ने उन लोगों के सामने अपना बनाया मानचित्र नक्शा खोल कर रखा तो वे बड़ी उत्सुकता पूर्वक उसका अध्ययन करने लगे। उस समय तक दुनिया के मार्गों को अपने सामने रखकर विभिन्न देशों की स्थिति पर विचार कर सकने के साधन बहुत अल्प थे। फिर उस जानकारी के आधार पर अज्ञात देशों का मार्ग खोज निकालने की जो योजना उसने प्रस्तुत की थी वह तो और भी आकर्षक जान पड़ती थी। अंत में डॉक्टर फर्नांडिस ने कहा, आपकी योजना बहुत सारयुक्त है और मेरे अध्ययन के निष्कर्ष से मिलती जुलती है, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे पास आप जैसी कल्पना शक्ति का अभाव है। पिजोन ने कहा, उस यात्रा के लिए आपको किस प्रकार के जहाजों की आवश्यकता होगी? कोलंबस, बिल्कुल उसी तरह के जैसे इन तटों पर प्रयुक्त होते हैं। ये जहाज यात्रा के उपयुक्त होने चाहिए और उथले सागर और नदियों में भी जा सकने योग्य हों। पिजोन, इस योजना के बारे में एक निवेदन मेरा भी है। भगवान की कृपा से मेरे पास पर्याप्त धन संपत्ति है। मेरे लिए इस यात्रा का व्यय उठा सकना असंभव नहीं है। आप अपनी समस्त आवश्यकताओं का हिसाब तैयार कीजिए। कोलंबस, जिस प्रकार की यात्रा मैं करना चाहता हूँ उसके पीछे राजकीय सत्ता का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि इतने वर्षों तक मैं राजाओं की ड्योढ़ियों पर हाजिरी देता फिरा हूँ। मेरी मांग है कि जिन भूखंडों की मैं खोज करूंगा उसका वायसराय मुझे ही बनाया जाए और इसकी सुरक्षा सम्राटों की सैन्य शक्ति से ही की जा सकती है। फादर पीरेस ने कहा, कोलंबस का विचार बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है। यह एक ऐसा मामला है जो किसी एक व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर है। डॉक्टर फर्नांडिस, मुझे जहां तक मालूम है इस पालूस बंदरगाह के मांझी इस बात के लिए बाध्य हैं कि राज्यादेश मिलने पर वे 2 जहाज राज्य की सेवा के लिए प्रस्तुत करें। फादर पीरेज, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ के मल्लाह अपने जहाज देने को सहज में राजी न हो जाएंगे। इस संबंध में हमको सबसे पहले राजाज्ञा प्राप्त करने का यत्न करना होगा। पर इस समय हमारे बादशाह मूरों को देश से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और युद्ध के खर्च से उनका खजाना प्रायः खाली पड़ा है। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूंगा तो साम्राज्य संभवतः इस योजना को स्वीकार कर लेगी और तीसरे जहाज के लिए भी कोई व्यवस्था कर ही देगी। फादर पीरेज ने उसी समय साम्राज्य के पास जाने का निश्चय कर लिया। उस समय वे मूर युद्ध की देखभाल करने के लिए सालमंका नामक स्थान में ठहरी हुई थी। यद्यपि उनके सेवक ने बार बार कहा कि इस अवस्था में इतनी लंबी यात्रा करना उचित नहीं है, पर फादर पीरेज इस योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय कर चुके थे और 2-4 घंटे के भीतर ही सालमंका के लिए रवाना हो गए। उनको इस यात्रा में पूरा 1 महीना लग गया, पर वे कार्य को बहुत कुछ पूरा करके ही वापस आए। फादर पीरेस ने कोलंबस को बताया कि साम्राज्ञी ने तुम्हारे खर्च और दरबार में उपस्थिति होने लायक पोशाक बनाने के लिए एक बड़ी धनराशि की स्वीकृति दे दी है, पर साम्राज्ञी से भेंट हो सकने के पहले तुमको 14 विद्वानों की एक समिति के सामने अपनी योजना पेश करनी पड़ेगी। यदि वे उसे व्यवहारिक और उपयोगी मान लेंगे तो फिर साम्राज्ञी और सम्राट उसे सुनेंगे और स्वीकृति देंगे। यह एक ऐसी शर्त थी जिसे सुनकर कोलंबस का उत्साह बहुत कुछ ठंडा पड़ गया। वह इन तथाकथित विद्वानों की करतूतों को अनेक बार देख और सुन चुका था। वह उस जमाने में वैज्ञानिकों और अन्वेषण करने वालों का दुर्भाग्य था कि उनका भाग्य ऐसे विचारकों के हाथ में सौंप दिया जाता था जो नवीन बातों के स्वभावतः शत्रु होते थे। उन्होंने स्वयं कभी भूगोल, इतिहास आदि का अध्ययन करने का कष्ट नहीं उठाया होता था और न वे गणित तथा नक्षत्र विद्या में किसी प्रकार की दिलचस्पी रखते थे। वे केवल
धर्म की 10-5 पुस्तकों को पढ़कर ही विद्वान बन जाते थे। इसलिए जो धार्मिक ग्रंथों और जनता में प्रचलित झूठी सच्ची मान्यताओं से भिन्न कोई नई बात सोचता था या खोज करना चाहता था, वह उसको अधार्मिक और नास्तिक जान पड़ता था। ऐसे ही लोगों ने गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक पर दूरबीन बनाकर नक्षत्रों तथा तारों के संबंध में कुछ नई जानकारियां प्राप्त करने के कारण नास्तिकता का इल्जाम लगा दिया था और उसे बरसों जेल खाने में सड़ाया था। फादर पीरेस ने भी चलते समय उसे यह चेतावनी दी थी कि 14 विद्वानों की समिति के सामने वह ऐसी कोई बात मुंह से न निकाले जिससे उनको उस पर अधार्मिकता और नास्तिकता का आरोप लगाने का बहाना मिल सके। अंधविश्वासी पादरियों का निर्णय। जिस समय सालमंका में कोलंबस अपनी नई पोशाक पहनकर दर्जी से उसके संबंध में बात कर रहा था, उसी समय उसे एक बड़े राज्याधिकारी का पत्र मिला कि उसे आज ही शाम को 4 बजे निर्णय समिति के सम्मुख उपस्थित होना है। उसने यह भी सूचित कर दिया था कि समिति के 14 सदस्यों में से 10 धार्मिक व्यक्ति पादरी हैं। यह जानकर कोलंबस को फिर बड़ी निराशा होने लगी और वह सोचने लगा, यह तो ऐसी ही बात हुई कि किसी धार्मिक पुरुष से यह पूछा जाए कि जहाज रानी के विषय में उसकी क्या विचार हैं। वह जानता था कि इन दिनों अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र विचारों के कारण प्राण दंड दिया जा चुका है। इससे लोग प्रायः अपने विचारों को गुप्त रखने में ही बुद्धिमता मानते थे। इन दिनों कोई भी व्यक्ति सुरक्षित न था। धार्मिक शुद्धि का आतंक सम्राटों की शक्ति से भी आगे बढ़ गया था। जिस समय कोलंबस सालमंका के किले के भीतर निर्णायक समिति के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि एक गोल मेज के चारों तरफ 14 व्यक्ति बैठे हैं। उनमें 10 सफेद अंग रखा और काले लबादे पहने हुए पादरी थे। उनके सिर पर एक विचित्र ढंग की टोपी हुड थी जिससे उनके चेहरों पर छाया पड़ती रहती थी। शेष 4 व्यक्ति विश्वविद्यालय के आचार्य थे। जिस समय कोलंबस मेज के समीप पहुंचा उस समय वे उसके नक्शे को सामने रखकर उसी के संबंध में बहस कर रहे थे। एक व्यक्ति बड़े रोपपूर्ण स्वर में भाषण कर रहा था, और आखिर में मैं कहता हूं कि छद्मवेश धारण करने वाला यह भिखारी है कौन? वह स्पेन का निवासी नहीं है, वह हमारे महान सम्राट की प्रजा नहीं है, वह एक विदेशी है जिसके कुल शील का भी पता नहीं है। वह जिनोवा का निवासी है जहाँ प्रतिष्ठित लोग नहीं रहते, जुलाहे रहते हैं, और जिनोवा में जहाँ तक स्मरण किया जा सकता है नास्तिक लोग ही अधिक रहते हैं। वक्ता का भाषण समाप्त होते ही चारों ओर फुसफुसाहट हुई और उससे कोलंबस ने अनुमान कर लिया कि अधिकांश व्यक्ति वक्ता से सहमत हैं। फिर भी उसने साहस न छोड़ा और वह उनके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हो गया। उसने विनयपूर्वक कहना आरंभ किया, विद्वान भद्र पुरुषों, मैं अपनी अयोग्यता से भली प्रकार परिचित हूँ। न मेरे पास राजकीय सत्ता के चिन्ह हैं और न मेरे पूर्वज महान थे। जिनोवा स्थित ड्रिटोडी पोर्टिसेलो गली में मेरा जन्म हुआ है। गरीबी की रोटियों का ही स्वाद मैंने चखा है। यहाँ पर मैं आपके समक्ष एक विद्वान या ज्ञानी के रूप में उपस्थित नहीं हुआ हूँ, वरन एक जहाजी की हैसियत से ही आया हूँ। समुद्री यात्रा के विषय में बहुत वर्षों तक अनुभव करने से मैंने पृथ्वी के विभिन्न भागों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की है और आगे भी अधिकाधिक खोज करने की आकांक्षा है। प्राचीन और नवीन विचारकों के मानचित्रों, नक्शों और गणित तालिकाओं से भी मैंने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी की गोल आकृति के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु यदि उसकी गोलाई के सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अगर पश्चिम दिशा की तरफ जहाज द्वारा यात्रा की जाए तो पूर्व के देशों में, जिनका नाम भ्रमणकर्ताओं, कैथे और निपांगो बतलाया है, पहुंचा जा सकता है। इस बात की साक्षी
समुद्र की लहरों के साथ बहकर आने वाले लकड़ों के बड़े बड़े लट्ठों और नक्काशी की हुई लकड़ी से बनी हुई चीजों से मिलती है, जो कि अजीर में प्राप्त हुई हैं। अबीला के प्रधान धर्मयाजक विशप ने उसकी बात को काटते हुए जोर से कहा, आप केवल उन्हीं बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपने सुन रखी है, लेकिन आप हमें इन चीजों को दिखा नहीं सकते। क्या हम इन कपोल कल्पित साक्ष्य पर ही विचार करने को एकत्रित हुए हैं? कोलंबस, ये सब चीजें लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी में प्रदर्शित की जा रही हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। यदि आप में से कोई भद्र पुरुष चाहें तो तत्काल इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशप, लेकिन आप यह तो नहीं बता सकते कि यदि इस पश्चिमी मार्ग से यात्रा की जाए तो आप इस ग्लोब गोलाकार पृथ्वी की यात्रा करके पुनः कैसे वापस आ सकते हैं? दूसरी बात यह भी है कि पृथ्वी के इस प्रकार गोल होने का आपके पास क्या प्रमाण है? कोलंबस, यह तो एक ऐसी बात है जिसे कोई जहाजी सहज में जान सकता है। आप में से जिन सज्जनों को समुद्र यात्रा का संयोग प्राप्त होगा उन्हें विदित होगा कि क्षितिज पर सबसे पहले हमें जहाजों के मस्तूल ही दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद पूरा जहाज क्रमशः दृष्टिगोचर होता है। कोलंबस के कथन को व्यंग में उड़ा देने की चेष्टा करते हुए एक अन्य पुजारी ने कहा, आपने रेगिस्तान में जल का आभास होने की चर्चा तो सुनी होगी। प्रकाश और रिक्त स्थान हमारे नेत्रों के समक्ष किस प्रकार भ्रांतियां उत्पन्न कर सकते हैं, उनके बारे में भी सुना होगा। यदि हम इन चीजों को मान्यता प्रदान करते हैं तो इस धारणा को भी मानना पड़ेगा कि पृथ्वी के दूसरी ओर भी लोग रहते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हमें बताया गया है कि आपने यही योजनाएं पुर्तगाल के शासक किंग जॉन के सामने भी रखी थी। उन्होंने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या यह बात सही है? ऑडियो 2 पुस्तक नई दुनिया का अन्वेषण करता कर्मवीर कोलंबस। लेखक ब्रह्म वर्चस। कोलंबस, हाँ, यह ठीक है और इससे मुझे बड़ी निराशा हुई थी, परंतु अब तो उस निराशा में भी भगवान की इच्छा ही देख रहा हूँ। शायद प्रभु की इच्छा है कि स्पेन के महान सम्राट और साम्राज्ञी को ही इस महान अवसर के सदुपयोग करने का गौरव प्राप्त हो। आपने मेरे मानचित्र का अध्ययन किया है और गणित तालिकाओं की भी परीक्षा की है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं उस दैवीय सत्ता का क्षुद्र साधन हूँ जो हम सबका मार्गदर्शन करती है। मैं जहाज चलाते समय केवल कुतुबनुमा को ही अपना मार्गदर्शक नहीं मानता, वरन प्रभु के प्रति आस्था से प्राप्त स्पष्ट प्रकाश ही मेरा मार्गदर्शन करता है। कोलंबस ने जैसे ही अंतिम शब्द कहा कि गिरजाघर में पूजा और प्रार्थना की घंटियां घनघनाने लगी। यह एक प्रकार से उसके कथन की सत्यता का दैवी चिन्ह था, पर धर्मांध पादरी तो स्वयं भगवान को भूले हुए थे। वे केवल मुख से उसका नाम लेते थे, पर उनके हृदयों में उसका प्रकाश नहीं था। गिरजाघर की घंटी सुनकर वे सब उठ खड़े हुए और बड़े पुजारी ने कहा, हमने आपका वक्तव्य सुन लिया है, अब सभा प्रार्थना के लिए विसरित होती है। कोलंबस भी उनके पीछे पीछे दुर्ग से बाहर चला गया। जैसा कि कोलंबस ने अनुमान किया था, उन विद्वानों की समिति ने उसकी योजना को सारहीन ही बतलाया। उन्होंने कहा, योजना केवल जालसाजी की तरह है, जिसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के खजाने से कुछ धन उड़ा लेना है। इस जिनोवा निवासी को तत्काल स्पेन छोड़कर चला जाना चाहिए। इस प्रकार कोलंबस को वहां सबकी निंदा और उपहास का ही लक्ष्य बनना पड़ा। यदि वह कोई निर्बल विचारों का और कठिनाइयों से भयभीत होने वाला व्यक्ति होता तो अवश्य ही समिति का निर्णय सुनने पर वहां एक दिन भी नहीं ठहर सकता था। पर उसे अपने ध्येय में पूर्ण निष्ठा थी और उसके हृदय में ज्ञान की सच्ची प्यास थी। इसलिए उसने
इस सामयिक असफलता के सामने सिर न झुकाया। उसने निश्चय कर लिया कि एक बार सम्राट और साम्राज्ञी से भेंट करके ही वह स्पेन छोड़ेगा। वास्तव में सत्य की खोज का यही मार्ग है। हम संसार में किसी चीज को सहज में प्राप्त नहीं कर सकते। जो चीज जितनी ही महत्वपूर्ण होगी उसके लिए उतना ही अधिक त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। अगर संयोगवश कभी कोई बड़ा लाभ अनायास ही मिल जाए तो न उसका महत्व समझा जाता है और न वह अधिक उपयोगी ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार मेहनत से कमाए हुए धन और हराम की कमाई में एक स्पष्ट अंतर होता है, वैसी ही स्थिति ज्ञान विज्ञान संबंधी खोजों और जानकारी की भी समझनी चाहिए। एक दूसरी बात इस घटना से यह भी विदित होती है कि धर्मजीवी लोग सदा से और सब देशों में मानव प्रगति में अड़ंगा लगाते रहे हैं। उनका निर्वाह सदा से लोगों के अंधविश्वास और पुरानी लकीर को पीटते रहने पर ही होता आया है। इसलिए उनको किसी प्रकार की नवीन जागृति अथवा सर्वसाधारण में ज्ञान विज्ञान का प्रचार बुरा जान पड़ता है। आज पृथ्वी की गोलाई को मनुष्य अपनी आंखों से देख रहा है और उसी के आधार पर जल और नभ के जहाजों की लंबी से लंबी यात्राएं होती हैं। पर कोलंबस की योजना के निर्णायक अपनी विद्वता इसी में समझते थे कि पृथ्वी के गोल होने की बात को हंसी में उड़ाएं और उसे एक प्रकार की भ्रांति बतलाएं। पर हम इस संबंध में दूसरों की शिकायत क्यों करें, जब हमारे देश में आज भी ऐसे लोगों की संख्या लाखों और करोड़ों तक है जो पृथ्वी को चक्की के पाट की तरह चपटा मानते हैं और उसे शेष नाग के फन के ऊपर ही स्थिति बतलाते हैं। स्पेन के विद्वानों ने तो कठिनाइयों और धन की बर्बादी के नाम पर पश्चिमी समुद्र की यात्रा का निषेध किया था, पर हमारे विद्वानों ने तो समुद्र यात्रा को हर तरह से निषिद्ध और पाप कर्म घोषित कर दिया था। अंग्रेजी राज्य आरंभ होने पर जो लोग किसी कार्यवश इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा करते थे, उनको इन धर्म जीवित पंडित पुजारियों ने कितना तंग किया, यह हमको अच्छी तरह मालूम है। इनकी सदा यही इच्छा रही कि लोग पूर्ववत कूप मंडूप बने रहें और केवल पूजा पाठ पर बैठे बैठे उनका उदर पोषण करते रहें। कोलंबस यद्यपि एक धार्मिक विचारों का व्यक्ति था और भगवान पर भरोसा रखकर ही एक भयंकर और अज्ञात समुद्र में प्रवेश करने को तैयार हुआ था, पर ईसाई पुजारियों को उसकी बातें नास्तिकता की जान पड़ी। वास्तव में स्वयं दुनिया को ठगने वाले पंडा पुजारी अपना सबसे बड़ा अस्त्र यही समझते थे कि जो ज्ञान विज्ञान के प्रचार के लिए नई बात कहे तो उस पर तुरंत नास्तिकता का दोषारोपण कर दे। सैकड़ों वर्ष तक वे मानव कल्याण के लिए उद्योग करने वालों को इसी प्रकार तंग करते रहे। यूरोप के रोमन कैथोलिक धर्मानुयायी देशों में इन धर्मांध पुजारियों ने हजारों विद्वानों और विचारकों को इसी अपराध में जिंदा जलवा दिया और बरसों तक जेल खानों में बंद रखकर सड़ाया। पर नतीजा यह हुआ कि आज उन्हीं करतूतों के कारण संसार के करोड़ों मनुष्य धर्म के नाम से भी चिढ़ने लगे हैं और उन पुजारियों पादरियों को कोई किसी बात में नहीं पूछता। हमारे यहाँ भी उन धर्म के ठेकेदार बनने वाले स्वार्थी व्यक्तियों की संतानें उनके पापों के फलस्वरूप पीर बवर्ची भिस्ती घर के दर्जे पर पहुंच गई हैं। साम्राज्ञी का अनुपम त्याग। फादर पीरेज ने कोलंबस को जो पत्र दिए थे, उनके प्रभाव से डॉन लुई सेंटोगेल नामक प्रभावशाली सरकारी अधिकारी उसका मित्र बन गया और उसे अपने यहाँ ही ठहरा लिया। उसने कोलंबस को बतलाया कि मूर युद्ध अब शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। तब कोलंबस की साम्राज्ञी से भेंट हो सकेगी और वह इस योजना में निश्चय ही सहायता करने को प्रस्तुत हो जाएगी।
डॉन लुई के आश्वासन देने पर कोलंबस उसके साथ युद्ध क्षेत्र की तरफ रवाना हुआ। जब वे मूर लोगों के किले के निकट पहुंचे तो दिखाई पड़ा कि स्पेन की सेना ने उसको चारों ओर से घेर रखा है और फौजी डेरा तंबुओं का एक नगर सा बन गया है। कुछ ही दिनों में मूर लोगों ने बादशाह ने हार मानकर अपने किले को खाली कर दिया और उस पर इस्लाम के झंडे की जगह ईसाई चिन्हों से अंकित ध्वज फहराने लगा। इस परिवर्तन को देखकर कोलंबस की आशालता भी पुनः हरी भरी होने लगी। किले पर विजय प्राप्त होने के 5 दिन बाद ही कोलंबस को अपनी योजना के संबंध में भेंट करने के लिए राज दरबार में बुलाया गया। वहां पर स्वर्ण मंडित सिंहासन पर सम्राट फर्डिनेंड और साम्राज्ञी इसाबेला विराजमान थे। उनके समीप ही और कुछ बिशप डी टालवेरा बैठा हुआ था, जिसने निर्णायक समिति में कोलंबस का घोर विरोध किया था। उसके नीचे के आसनों पर अन्य धर्म याजक और सरदार बढ़िया पोशाकें पहने बैठे थे। इस प्रकार की वैभव युक्त और दर्शनीय राज्यसभा में कोलंबस ही सामान्य पोशाक वाला व्यक्ति था। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस स्थिति में होता तो वह निसंदेह हीनता के भाव के कारण दब जाता, पर कोलंबस के सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। वह सोचता रहता था कि ये लोग एक किले और 150 मील पर विजय पाने से इतना अधिक उल्लास मना रहे हैं, तो मैं जब हजारों मील लंबी चौड़ी तथा स्वर्ण मंडित जमीन को विजय करने की तैयारी कर रहा हूँ, उसका महत्व कितना अधिक होना चाहिए। इसलिए गरीबी की हालत में होने पर भी वह इस राजकीय प्रदर्शन से अभिभूत नहीं हुआ। साम्राज्ञी इसाबेला उसकी योजना के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थीं, इसलिए सबसे पहले उसी ने कहा, आपको लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है कोलंबस महोदय। आपके धैर्य की हम प्रशंसा करते हैं। अब युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए आप अपने महान स्वप्न की झांकी हमें दो। साम्राज्ञी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कोलंबस नीचे झुक गया। फिर उसने कहा, यह केवल स्वप्न नहीं है साम्राज्ञी, यह एक ऐसा स्वप्न है जो मेरी दृष्टि में मूर्तिमान है। मैं जो कुछ निवेदन करना चाहता हूँ उस पर मेरी पूरी आस्था है। यह आस्था मेरे अंतर में तब से विद्यमान है जब से मैंने मार्को पोलो का भ्रमण वृत्तांत पढ़ा है। उसने लिखा है कि समस्त यूरोप के राजमहलों में जितनी संपत्ति है उससे अधिक कैथे में है। यह सुनकर सम्राट फर्डिनेंड ने कहा, हमने आपकी योजना पूरे विवरण सहित सुन ली है। आप इस तरह बोल रहे हैं जैसे अपना स्वप्न आपने उपलब्ध कर लिया है, परंतु सालमंका के बुद्धिमान आचार्यों ने आपकी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया है। आप संभवतः उनकी विज्ञान संबंधी जानकारी में अविश्वास रखते हैं। कोलंबस, मेरा अविश्वास उनकी जानकारी के संबंध में नहीं है, वरन उनके निर्णय से मेरा मतभेद है। आर्कबिशप डी टालवेरा ने, जो साम्राज्ञी के निकट ही खड़ा था, एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, सालमंका में हमने कोलंबस महोदय के वक्तव्य को सुना था। उन्होंने मल्लाहों में प्रचलित अनेक कहानियों और किंवदंतियों से हमारा मनोरंजन किया, परंतु अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए कोई सुदृढ़ साक्षी न दे सके। कोलंबस, पश्चिम सागर के तट पर स्थित देशों के बारे में उनकी यात्रा किए बिना कौन व्यक्ति साक्षी प्रस्तुत कर सकता है? आप मुझे केवल 3 छोटे जहाज दीजिए और मैं उन देशों तक पहुंचने का छोटे से छोटा रास्ता खोज निकालूंगा। फर्डिनेंड, परंतु जहाज उपलब्ध करने में वचनों से कुछ अधिक आश्वासन भी हमारे पास होना चाहिए। इस प्रकार रसद, सैनिक और बंदूकें प्राप्त करने के लिए कम से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी और मेरा राजकोष इस समय युद्ध के कारण बिल्कुल खाली है। कोलंबस, यह सच है
कि स्पेन के पास इस समय धन की कमी हो गई है, पर तो भी उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई मानवता को ईसाई धर्म का प्रकाश प्रदान कर सके। डी टालवेरा, हमने अभी एक छोटी सी चीज पर विचार नहीं किया है। हमने इन जिनोवा निवासी सज्जन से यह नहीं पूछा कि अपनी सेवा के लिए क्या पुरस्कार लेंगे। कोलंबस, मेरी खोज के परिणाम स्वरूप जो कुछ प्राप्त होगा उसमें से 10वां भाग मैं पुरस्कार के रूप में चाहता हूँ। डी टालवेरा, 10वां भाग? आप सम्राट से जहाज, सेना, रसद, धन सभी कुछ मांग रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहे हैं, फिर भी आप 10वां भाग मांग रहे हैं। कोलंबस, मैं अपना जीवन दांव पर लगा रहा हूं महामहिम। मैं अपनी समस्त सामुद्रिक दक्षता दांव पर रख रहा हूं। जिस विचार के आधार पर यह यात्रा आयोजित की जा रही है वह मेरी मौलिक सूझ है। क्या इसके लिए 10वां भाग भी कुछ ज्यादा है? सम्राट, क्या आपकी मांगे यहीं तक सीमित हैं? कोलंबस, नहीं श्रीमान, आपकी आज्ञा से मैं अपने पद के संबंध में भी निवेदन करूंगा, और वह पद होगा महासागर का एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त मैं राज्य में डॉन का राज्य पद भी चाहूंगा। अंत में बहुत वाद विवाद के पश्चात यह निश्चय किया गया कि कोलंबस को 3 जहाज नई दुनिया का मार्ग खोजने के लिए दिए जाएं। इनमें से 2 जहाज तो पालोस के बंदरगाह में मिल सकते थे और तीसरे के लिए कोषाध्यक्ष ने 15,000 स्वर्ण मुद्रा की आवश्यकता बतलाई। साम्राज्ञी ने उसी समय खड़े होकर अपना मोतियों का हार कोषाध्यक्ष को दे दिया कि इससे धन प्राप्त करके कोलंबस की यात्रा का सब प्रबंध किया जाए। इस प्रकार अनेक बाधाओं को पार करते हुए कोलंबस अंत में अपने लक्ष्य के बहुत निकट जा पहुंचा। वह एक सामान्य स्थिति का जहाजी कप्तान था। उसने अपने अध्ययन, अनुभव और कल्पना शक्ति के द्वारा अटलांटिक महासागर के दूसरे तट पर कोई अन्य देश होने का अनुमान तो लगा लिया, पर यह एक ऐसा कार्य था जो राज्य शक्ति की सहायता के बिना पूरा हो सकना संभव न था। प्रथम तो इसके लिए अपेक्षित धन ही कोलंबस किसी प्रकार नहीं जुटा सकता था। फिर अनजान देशों में पहुंचकर बिना सैन्य शक्ति के अपनी रक्षा हो सकनी भी कठिन थी। फिर कोई उच्च पदवी संपन्न व्यक्ति इस कार्य को अपने हाथ में लेता तो उसे सभी उच्च पदस्थ लोगों की सहायता शीघ्र ही प्राप्त हो सकती थी। पर कोलंबस तो गरीब था और गरीब को इस दुनिया में बिना किसी आधार के पहले ही अविश्वस्त और झूठा मान लिया जाता है। यह बात केवल कोलंबस के विषय में ही नहीं है, और भी हजारों व्यक्तियों के बारे में कही जा सकती है। इस प्रकार धन भंडार के अधिकारियों की अवहेलना अथवा पक्षतापूर्ण नीति के कारण कितनी साधनहीन प्रतिभाओं का अंत हो जाता है, इसका हिसाब कौन लगा सकता है। कोलंबस का भी ऐसा ही अंत होता अगर उसमें अपने लक्ष्य के प्रति अपार श्रद्धा और धैर्य न होता। उसकी युवावस्था का सर्वोत्तम भाग पुर्तगालियों की बहानेबाजी और धोखाधड़ी में बेकार चला गया। जब 14 वर्ष गंवाकर उन लोगों की बदनीयती का भेद उस पर अच्छी तरह खुल गया, तब एक बार वह अवश्य ही बड़ा दुखी हुआ, तो भी उसने आशा और उद्योग को न छोड़ा और हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान का ध्यान छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहा। पुर्तगालियों ने उसकी वर्षों की मेहनत के फल, पृथ्वी के नक्शे और पृथ्वी के आकार तथा विस्तार संबंधी गणित तालिकाओं को चुरा लिया। उसे पुर्तगाल में नजरबंदी की सी दशा में से भागने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। स्पेन के राज दरबार में डी टालवेरा ने उसे भिखारी, जालसाज आदि कहकर काफी अपमानित किया, तो भी वह अपने मार्ग और प्रयत्न में अडिग रहा। यही कर्मवीर और कर्मयोगियों का लक्षण होता है।
योगी लोग सब तरह की असुविधाओं और प्रलोभनों का विचार दूर करके अपना ध्यान जब केवल परमात्मा की तरफ लगाते हैं तभी उनको सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार कोलंबस ने अपनी समस्त शक्तियों को केवल नई दुनिया की खोज के लिए केंद्रित कर दिया तो उसे अंत में आवश्यक साधन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।